गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट आज पढ़ा रहे हैं हम आप लोगों को। ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होता क्या है? अब इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो शायद आप लोगों को समझाने प्रैक्टिकल से ज़्यादा आसान होगा। यू कोई यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में वीडियो में सिखा दिया है। ए कोई उसका सबसेट है। इफ ए इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, अगर हम ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जो एलिमेंट हमारे पास अवेलेबल हैं यूनिवर्सल सेट में, उन एलिमेंट्स को छोड़ के बचे हुए एलिमेंट्स को हम उस सेट में ले लेते हैं। सो दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी सेट। इज दैट क्लियर? आगे के कॉम्प्लीमेंट के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमें यूज करनी है। सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट्स। पहली प्रॉपर्टी है कॉम्प्लीमेंट लॉज। क्या कहता है ये? ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा? यूनिवर्सल सेट के। आपको मैं इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करके दिखा देता हूं यहां से, जो मैंने एग्जांपल लिया है कि अगर हम किसी भी सेट जैसे कि सेट ए है और उसके कॉम्प्लीमेंट का अगर यूनियन निकालते हैं तो हमें यूनिवर्सल सेट ऑब्टेन्ड होता है। इस यू का मतलब यूनियन से है और इस यू का मतलब यूनिवर्सल सेट से है। तो मैंने लिया ए और यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए में एलिमेंट है मेरे पास 2 3, यूनियन कॉम्प्लीमेंट में एलिमेंट है 1 4 5 6। तो जब आपने इनको मर्ज किया तो हमें क्या ऑब्टेन्ड हुआ? 1 2 3 4 5 6। क्या मैं इसको यूनिवर्सल सेट बोल सकता हूं? सो रिजल्ट इज ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल हो गया? इसके इक्वल हो गया। नेक्स्ट में कह रहा है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ए कॉम्प्लीमेंट और ए में इंटरसेक्शन बताओ, क्या आपको इन दोनों के अंदर इंटरसेक्शन का मतलब मैं आपको लास्ट वीडियो में सिखा चुका हूं। जो एलिमेंट दोनों सेट में कॉमन होते हैं उन्हें हम इंटरसेक्शन उसका बोलते हैं। तो इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। जब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता तो हम क्या लिखते हैं? फाई, यानी कि एम्प्टी सेट। इज दैट क्लियर? ये प्रॉपर्टी में सीधा अभी सब में अप्लाई करके दिखाऊंगा आपको। थर्ड में कह रहा है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट्स। लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि अगर हमने किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया है और अगर हम वापस उसका कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं, अगर मैं आपसे कहूं ये कोई सेट है नया, इसका कॉम्प्लीमेंट करो, तो आपने क्या सीखा कॉम्प्लीमेंट में? हमने कॉम्प्लीमेंट में आपको ये सिखाया जो भी एलिमेंट्स हमारे पास सेट में प्रेजेंट हैं यूनिवर्सल सेट में से उन एलिमेंट को छोड़ करके रिमेनिंग जो एलिमेंट्स होते हैं हमें उन्हें लेना होता है। तो 1 4 5 6 1 4 5 6 को छोड़ के क्या बचा? 2 and 3। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया? 2 और 3 दो एलिमेंट है हमारे सेट में और वो किसके इक्विवेलेंट है? ए के। देन वी कैन से दैट कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या होता है? ए। देखिए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वापस क्या आ जाता है? ए। और लॉज ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट कि फाई का कॉम्प्लीमेंट, सबको पता है फाई एक एम्प्टी सेट होता है। जब एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसमें वो सारे एलिमेंट आ जाएंगे जो यूनिवर्सल सेट में होंगे, विच इज इक्विवेलेंट टू द यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो यूनिवर्सल सेट को कॉम्प्लीमेंट करने के बाद तो कोई एलिमेंट ही नहीं बचेगा, और कोई एलिमेंट नहीं बचेगा तो हम उसको क्या नाम देंगे? इट इज फाई। इज दैट क्लियर? अब मैं आपको इनके ऊपर क्वेश्चंस कराता हूं, सुनिए। आपसे यूनिवर्सल सेट में क्वेश्चन नंबर 1 में यूनिवर्सल सेट में हमें एलिमेंट दे रखे हैं 9 तक एलिमेंट्स, और आपसे पूछा हुआ है, बीच बीच में पार्ट्स ले रहा हूं, ए सेट में एलिमेंट है हमारे पास 1 से लेके 4 तक एलिमेंट्स हैं, बी में एलिमेंट है 2 4 6 8 और सी में एलिमेंट है 3 4 5 6। इसने आपसे पूछा है ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट बताओ। ए
यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले मुझे ए यूनियन सी फाइंड करना है। ए आपके सामने है 1 2 3 4, सी आपके पास है 3 4 5 6। जब हम इसका यूनियन फाइंड करेंगे तो जो भी एलिमेंट 2 बार आ रहा है उन्हें आप एक ही बार लिखेंगे, दिस इज ए यूनियन सी। और व्हेन वी हैव टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट, देन कॉम्प्लीमेंट में मैंने क्या सिखाया, जिस भी सेट का आप कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं उन एलिमेंट्स को छोड़ के रिमेनिंग एलिमेंट्स हमें लेने होते हैं यूनिवर्सल सेट में से। तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट में से 1 2 6 छोड़ देंगे तो बचेंगे क्या, 7 8 9। इज दैट क्लियर? एक पार्ट और लेते हैं इसका। इसने पूछा है आपसे b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, सबसे पहले मैं आपको b माइनस सी निकाल के दिखाता हूं। तो b माइनस सी फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, b माइनस सी फाइंड करने के लिए मैंने आपको क्या सिखाया कि b के एलिमेंट 2 4 6 8 एंड c के एलिमेंट 3 4 5 6। जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो जो एलिमेंट्स कॉमन होते हैं उन्हें हम छोड़ देते हैं 4, और उसके बाद हम प्रेफरेंस किसको देते हैं, जो सेट आगे होता है हमारे पास b माइनस सी। ऐसा मैं आपको वेन डायग्राम से भी सिखा चुका हूं कि b माइनस सी में हम b को ही क्यों लेते हैं, क्योंकि b माइनस सी का मतलब होता है कि ये एलिमेंट, दिस इज b माइनस सी। b में से जब इंटरसेक्शन हम छोड़ देते हैं तो जो एलिमेंट बचते हैं दिस इज b माइनस सी। और आपको पता है ना इस पोर्शन में तो एलिमेंट सिर्फ b के ही होंगे, इसलिए हम सिर्फ को प्रेफरेंस देते हैं सिर्फ b को। तो वेन डायग्राम की बात आज हम करेंगे। तो उससे पहले b माइनस सी फाइंड करने के बाद आपसे उसने पूछा है b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, जो भी एलिमेंट आपके पास प्रेजेंट हैं यूनिवर्सल सेट में से उन्हें छोड़ के 1 3 5 7 एंड 9। क्लियर? एक 4 भी रह गया, 1 3 4 5 7 9। Is that clear? Yes? So आगे हमें सेकंड क्वेश्चन में बोला हुआ है, सेकंड क्वेश्चन में यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट है a b c d e f g एंड h। a में एलिमेंट है मेरे पास a b c। तो आपसे उसने पूछा है इसके कॉम्प्लीमेंट में कितने एलिमेंट होंगे। तो इसके कॉम्प्लीमेंट में a b c को छोड़ के d होगा, e होगा, f होगा, g होगा और h होगा। यस? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट। टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इन द यूनिवर्सल सेट। नेचुरल नंबर का मतलब आप जानते ही हैं 1 2 3 अप टू डॉट 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 n। और क्या पूछा है इसने, यूनिवर्सल सेट के बाद हमें इसकी सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है। x कोई एलिमेंट है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, x इज एन इवन नेचुरल नंबर। x इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो जब आपके पास इवन नेचुरल नंबर, इतनी बात तो आप समझ ही गए होंगे कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जो सेट हमारे पास गिवन हो उसका अपोजिट लेना। तो अगर मैं आपको इसको ऐसे समझाता कि इसकी सेट बिल्डर फॉर्म जो दे रखी है रोस्टर फॉर्म क्या होगी, तो आपका जवाब होता है 2 4 6 डॉट डॉट डॉट। ठीक है? तो ये हमारी इसकी रोस्टर फॉर्म है। और अगर मैं आपसे कहता इस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो आपने क्या सीखा कि यूनिवर्सल सेट में से इन एलिमेंट्स को छोड़ के जो बच जाएंगे वो लेना होता है। तो 2 छोड़ने के बाद क्या बचा हमारे पास 1, 4 छोड़ने के बाद क्या बचेगा 3 5 7 एंड डॉट। तो ये आपको क्या नजर आ रहा है, ऑड नंबर। तो आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख सकते थे, x इज द एलिमेंट ऑफ द सेट एंड x इज एन ऑड नेचुरल
नंबर। इज दैट क्लियर? मैंने आपको इसको समझा करके डायरेक्ट लिखा, आप चाहते तो आप इसको डायरेक्ट भी बना सकते थे कि इवन नंबर का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो क्या होता है? ऑड नेचुरल नंबर। इज दैट क्लियर? फिर हम बात करते हैं इसी से रिलेटेड आगे। इसने मुझसे पूछा है कि x is a natural number divisible by 3 and 5. X is a natural number divisible by 3 and 5. 3 and 5 का मतलब हो गया 3 और 5 15, इसका एलसीएम 15। तो उसने बोला है नेचुरल नंबर जो 3 और 5 से डिविजिबल हो। तो मैंने इसके कॉम्प्लीमेंट में क्या ले लिया? x एलिमेंट है उस सेट का, x इज अ नेचुरल नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 3 and 5, या फिर ये भी कह सकते हो जो डिविजिबल बाय 15 ना हो। क्लियर? फिर आपसे उसने पूछा है 11th पार्ट में x किसी सेट का एलिमेंट है विच बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और क्या पूछा है हमसे? एंड 2x plus 1 इज ग्रेटर देन 10, कि 2x plus 1 किससे ग्रेटर देन है? 10 से। तो मैंने देखा इसका क्या मतलब है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो 10 minus 1 is 9, x greater than 9 by 2 it is 4.5, और 4.5 से बड़ा नंबर क्या होता है? 5 6 7 8 9। तो ये हमारे पास सेट आ गया। और आपसे उसने पूछा है a कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है इन एलिमेंट्स को छोड़ के इस पूरे सेट में से बाकी के एलिमेंट को लेना। तो 1 5 6 7 8 9 जब आप छोड़ दोगे तो 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8 9 छोड़ने के बाद जो भी एलिमेंट आगे के बच जाएंगे 10 एंड सो। क्लियर? या फिर आप ये भी कह सकते हो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसमें कहा जो एलिमेंट इससे बड़े हैं, तो आप ये भी कह सकते हो x बिलोंग्स टू n विच आर, जो एलिमेंट 2x plus 1 इज ग्रेटर देन 10 बोला है इसमें। तो हमें इसके अपोजिट में अगर मैं आपसे बात करूं तो हमें वो एलिमेंट लेने हैं जो 4.5 से छोटे हों। तो x बिलोंग्स टू n द एलिमेंट विच आर लेस देन 4.5। क्लियर? तो हमें वो एलिमेंट लेने हैं जो 4.5 से छोटे हों। क्लियर? तो कॉम्प्लीमेंट के बारे में अब आप लोगों को क्लियर रूप में पता लग गया होगा कि कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब हम बात करते हैं डी मॉर्गन लॉ को अप्लाई कराने के रिगार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है इफ यूनिवर्सल सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ए में एलिमेंट है हमारे पास 2 4 6 8, बी में एलिमेंट है 2 3 5 7 एंड फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। देखिए, तो मैं आपको इसको वेरीफाई करा के दिखाता हूँ डी मॉर्गन लॉ को। मुझे ए यूनियन बी की रिक्वायरमेंट है। अगर मैं आपसे कहूँ ए और बी का यूनियन निकालिए तो आपका जवाब होगा 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर? और अगर हम आपसे कहते हैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो तो कॉम्प्लीमेंट में आप यूनिवर्सल सेट्स में से ये सारे एलिमेंट छोड़ने के बाद जो बच जाएगा वो लेंगे, यानी 1, 9। ये हो गई हमारी एलएचएस। आरएचएस फाइंड करने के लिए ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं आपसे कहूँ ए के कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है आपको
तो 2 4 6 8 को छोड़ करके जो भी सेट बनेगा उसको आप यहाँ उतारिए 1 3 5 7 9। इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए बी के अंदर जो एलिमेंट है उन्हें छोड़ के हम बाकी के एलिमेंट को लिखेंगे। तो आपने क्या बात ऑब्जर्व करी, इन दोनों में कौन से एलिमेंट कॉमन आ रहे हैं, एक 1 और एक 9 जो कि दोनों में कॉमन है। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, दोनों के दोनों रिजल्ट्स ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर। जब हम इसको आगे अप्लाई करेंगे अभी टिपिकल वर्ड प्रॉब्लम में, तो ऐसे भी याद रखना, जब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है तो ए कॉम्प्लीमेंट ए पे आता है, बी पे आता है, और कॉम्प्लीमेंट में यूनिवर्सल किस में चेंज जाता है, इंटरसेक्शन में, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही अपोजिट होता है। इसी टाइप से अगर मैं इसको प्रूव करने की बात करूं, एलएचएस में ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब जो एलिमेंट मेरे पास ए में है, इंटरसेक्शन जो एलिमेंट मेरे पास बी में है, उन दोनों के अंदर जो एलिमेंट कॉमन होते हैं, एक 2 और कोई एलिमेंट कॉमन है, नो, तो दोनों के अंदर सिर्फ 2 कॉमन आ रहा है। अब मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो आप कॉम्प्लीमेंट में क्या सीखा आपने, जो भी एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में से हमारे पास प्रेजेंट है उसको छोड़ के बाकी सब लेना है। तो 1 3 4 5 6 7 8 9 ये हमारी एलएचएस हो गई। आरएचएस में उसने बोला आपसे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है जो एलिमेंट हमारे पास ए के अंदर प्रेजेंट हैं उन्हें छोड़ के। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में, तो ए के अंदर हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट हैं, 1 3 5 7 and 9। Is that clear? 1 3 5 7 and 9। So ये एलिमेंट हमने उतार दिए। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, जो एलिमेंट मेरे पास बी में प्रेजेंट है उन्हें छोड़ के, तो 1 4 6 8 and 9। तो जब आप इसका यूनिवर्सल यूनियन फाइंड करेंगे तो 1 3 4 5 6 7 8 9। तो आपने देखा दोनों इक्वल आ गए। तो इसको भी लर्न करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ इस तरीके से कि जब ये कॉम्प्लीमेंट का साइन हटता है तो ए पे कॉम्प्लीमेंट आता है, बी पे कॉम्प्लीमेंट आता है, और इंटरसेक्शन क्या बन जाता है, यूनियन। आप ऐसे भी इसको लर्न कर सकते हैं। क्लियर। ये हमने इसमें वेरीफाई करके दिखाया आपको डी मॉर्गन लॉ। अब अगर हम वेन डायग्राम से रिलेटेड बातें करते हैं तो वेन डायग्राम के बारे में भी सीख लीजिए। जैसे आपसे पूछा है ये ए कोई सेट है, ये बी सेट है, जो एलिमेंट कॉमन होते हैं, अभी तक आपने क्या पढ़ा, जो भी पोर्शन कॉमन होता है दोनों के अंदर उसको हम डिनोट करते हैं उसका इंटरसेक्शन। यस। फिर हमने क्या पढ़ाया आपको, ए और बी में जब हम यूनियन फाइंड करते हैं तो जो भी सेट्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ए यूनियन बी जब हम फाइंड करते हैं तो टोटल पोर्शन को ले लेते हैं, ए यूनियन बी। इज दैट क्लियर। ये जो आप रेक्टेंगल देख रहे हैं, ये रेक्टेंगल आपका यूनिवर्सल सेट का सिंबल है। तो अगर आपसे टीचर ने बोला कि बेटा आपको कोई सेट दिया है ए, आपको उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो आपने क्या सीखा कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जो भी सेट हमारे पास प्रेजेंट है उसको छोड़ के बाकी का पोर्शन यूनिवर्सल सेट में से हमें लेना होता है। तो अगर मुझे ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बाकी का सारा पोर्शन जो भी आपको दिख रहा है इस सर्कल को छोड़ के, दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट। इज दैट क्लियर। फिर मैं आपसे अगर ये कहता कि मुझे इस यूनिवर्सल सेट में से ए सेट दिया है, बी सेट दिया है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो आप
ना ए को ले सकते हैं ना बी को ले सकते हैं, क्योंकि ए यूनियन बी तो इस पूरे पोर्शन को बोलते हैं, और कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है इस पोर्शन को छोड़ के यूनिवर्सल सेट में से बाकी का पोर्शन ले लेना। तो बाकी का पोर्शन अगर मैं लेने की बात करूं तो आपको पता है ना, इस दोनों सर्कल को छोड़ के आप बाकी का सारा पोर्शन ले लेंगे, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट एंड यूनियन का अपोजिट इंटरसेक्शन। इज दैट क्लियर? इसी तरीके से अगर मैं आपसे ये कहता कि ये यूनिवर्सल सेट आपको दिया है ए एंड बी, ए एंड बी का इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो ए इंटरसेक्शन बी हम इस पोर्शन को बोलते हैं, और कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है आपको इसके इस पोर्शन को छोड़ के बाकी सब को शेड करना है, यानी बाकी सब पोर्शन को लेना है। क्लियर? इस पोर्शन को छोड़ के बाकी सारे पोर्शन को, दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन का अपोजिट यूनियन, एंड दिस इज दिस। इज दैट क्लियर? तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी। कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल सेट में से इस इंटरसेक्शन के को छोड़ के बाकी के सारे एलिमेंट्स हम ले सकते हैं यूनिवर्सल सेट के। इज दैट क्लियर? और माइनस के बारे में मैं आपको बातें सिखा चुका हूँ कि अगर आपसे टीचर ने ये कहा कि बताओ a माइनस बी एंड ए बी माइनस ए क्या है, दिस इज a एंड दिस इज b, मैं आपको इसके सारे फॉर्मूलेज वेन डायग्राम से अगली क्लास में सिखाने वाला हूँ जो हमें यूज़ करने हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ इस a में से इस इंटरसेक्शन को आप छोड़ दो, तो इस पोर्शन को हम पढ़ते हैं a माइनस बी। इज दैट क्लियर? a माइनस बी, और उसमें से हमने किसके एलिमेंट छोड़ दिए, जो b में कॉमन थे। इसी टाइप से अगर मैं इन पोर्शन की बात करूं, b के अंदर से मैं इंटरसेक्शन छोड़ दूं, तो इस पोर्शन को हम पढ़ते हैं b माइनस ए। क्लियर? ओके स्टूडेंट, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। वेन डायग्राम आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। इस वेन डायग्राम से हम अगली क्लास में वर्ड प्रॉब्लम आपको सिखाने वाले हैं, जो एग्जाम में आपके 4 to 6 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर? So, U with the set of all triangle in a plane. U is the set of all triangles in a plane, and A is the set of all triangles with at least one angle different from 60 degree, तो सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। मेरी बात को ध्यान से सुनना। U का मतलब है सारे के सारे ट्राइंगल्स हमारे पास जो प्लेन में अवेलेबल हैं। आप जवाब इसका 1 सेकंड में दे दोगे, लेकिन इसके पहले इसको समझना जरूरी है। सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स में तो वो ट्राइंगल भी आते हैं जो स्केलन होंगे, वो ट्राइंगल्स भी आएंगे जो इक्विलेटरल होंगे, वो ट्राइंगल्स भी आएंगे जो आइसोसेलेस होंगे, नहीं? तो स्केलन का मतलब तीनों के तीनों एंगल्स डिफरेंट होना, इक्विलेटरल का मतलब सारे के सारे एंगल सेम होना, आइसोसेलेस का मतलब दो एंगल का सेम होना, वो दोनों एंगल 50-50 के भी हो सकते हैं, 40-40 के भी हो सकते हैं, वगैरह वगैरह। अब इसने आपसे पूछा गया है, इसने कहा है आपको इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो ये सेट कहता है द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, कि उन सभी सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, कम से कम एक एंगल 60 से अलग होना चाहिए। तो मैंने देखा कम से कम एक एंगल 60 से अलग हो, कम से कम एक एंगल 60 से अलग हो, ऐसा ये कह रहा है। तो यानी एक एंगल 60 से अलग हो, दूसरा एंगल भी 60 से अलग हो, तीसरा भी एंगल 60 से अलग हो। तो कम से कम एक एंगल 60 से अलग हो मतलब एक एंगल भी 60 से अलग हो सकता है,
हो सकता है दो एंगल 60 से अलग हो और हो सकता है तीनों एंगल 60 से अलग हो। अगर एक एंगल 60 से अलग होगा इसका मतलब ये दोनों 60 के होंगे, या ये दोनों 50-50 के होंगे, ये 80 का होगा। इसके अंदर तीनों एंगल 60 से अलग हो गए। और अगर मैं आपसे बात करूं कि कम से कम दो एंगल 60 से अलग हो, दो एंगल 60 से अलग हो, तो मैंने एक को 50 ले लिया, एक को 40 ले लिया, या हम ऐसा कर सकते हैं एक को 60 ले लें, एक को 50 ले लें, 110 और तीसरा 70 डिग्री। अब इसमें एक एंगल 60 है, बाकी दो एंगल 60 से अलग है, इसमें तीनों एंगल 60 से अलग है। तो उसने बोला इसका कॉम्प्लीमेंट बताओ, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि तीनों के तीनों एंगल किसके हों, 60 डिग्री के हों। क्योंकि उसने बोला है कि जो ट्रायंगल आपके पास अवेलेबल हैं उसके अंदर एक एंगल भी 60 से अलग हो सकता है, दो भी 60 से अलग हो सकते हैं और तीनों भी 60 से अलग हो सकते हैं। तो इसका मतलब इसके कॉम्प्लीमेंट में वो ट्रायंगल आएगा जिसमें सारे के सारे एंगल 60 के होंगे। सो ए कॉम्प्लीमेंट कंटेन द सेट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, या फिर ये कह सकते हो द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल व्हिच कंटेन all the angles are of 60 degree. Is that clear? Okay students, next क्लास में वर्ड प्रॉब्लम के साथ मिलते हैं जिससे 6 मार्क्स में एग्जाम में से क्वेश्चन आता है। ओके थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।